जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गंगा गुरुकुल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रस्तावना का टॉपिक है, जिसके प्रेम्बल बोलते हैं। इससे आपके किसी भी परीक्षा में, वनडे का एग्जाम हो चाहे पीएससी का एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में, टीचिंग का एग्जाम हो, जहां भी आपके जीके और जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न आते हैं, 1 से 2 प्रश्न यहाँ से आना एकदम कंपलसरी होता है। यहाँ से तो आता ही है। यहाँ तक कि यूपीएससी में भी आता है, यूपी पीसीएस में भी आता है, बिहार पीसीएस में भी आता है। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तावना का टॉपिक एकदम आपको फुल क्लियर करवा देंगे। और इसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए, कि आप इसको रिवाइज करने के लिए पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा मैं टेलीग्राम ग्रुप का, वो ज्वाइन कर लेंगे आप। वहाँ पे मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो बस यही है, आगे हम शुरू करते हैं। प्रस्तावना, देखिए प्रस्तावना पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें बेसिक जाननी चाहिए। प्रस्तावना होता क्या है प्रस्तावना। जैसे कोई किताब होता है, मान लीजिए जो हमारी संविधान का किताब है, तो इसका जो पहला पेज होता है ना, शुरुआत होगा किताब का पहला पन्ना, वो क्या होगा, प्रस्तावना से, ठीक है। प्रस्तावना तो यानी संविधान का प्रथम पृष्ठ, उसमें ये बताया जाएगा कि इस पूरी किताब का सार क्या है, ठीक। इस पूरी किताब में हम कहना क्या चाहें, इसके महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, एक पेज में समरी के रूप में रख दिया जाएगा, वो होता है प्रस्तावना। कोई आप नई पुस्तक, टेक्स्ट बुक भी खरीद के लाते हैं, तो उस पर रहता है कि प्रस्तावना लिखा रहता है, या जो भी मतलब प्रीफेस करके डाले रहते हैं लोग, प्रियम्बल जो भी, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है इस पुस्तक में क्या विशेष है, उसके बारे में चर्चा। वैसे ही संविधान में पहले पृष्ठ पर प्रस्तावना है। चलिए, प्रस्तावना पढ़ने से पहले हमें प्रस्तावना क्या होता है, जो लिखा गया है, उसको हमें याद कर लेना चाहिए। आपके डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से क्रम से पूछे जाते हैं, इसमें प्रकार से पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको समझाएंगे। देखिए, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, क्या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आप देखिए जाइएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कितने प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीनों मिला के 3 हो गए टोटल। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, 5। डायरेक्ट प्रश्न आपको पूछा गया है, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की जाती है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, यानी न्याय पूछेगा तो 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है प्रस्तावना में। ऐसे पूछ लेता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, ऑप्शन देगा 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो आपको 5 ध्यान रखना है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 तरह की समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये 3 वर्ड का जो क्रम है ना, पहले अंगीकृत है, फिर अधिनियमित है, फिर आत्मर्पित है, ठीक है। इसका क्रम आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें कौन कौन से मुख्य बिंदु है, मैं यही प्रस्तावना से ही समझा दूंगा। आगे इसका पीडीएफ मैं क्या बोलते हैं, पीपीटी भी बनाया हूँ, वहाँ से भी देखने को मिला है। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको फाइनली याद रखनी है, जो एकदम सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक शब्द है अखंडता। ये तीनों शब्द कब जोड़े गए, ये 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए, ठीक है। ये 3 शब्द, कौन से 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और यहीं से हम एक चीज़ और आपको समझाते हैं। देखिए क्या है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है, तो केवल एक बार। कब, 1976 में 42वां संविधान संशोधन था, जिसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया, ठीक। और जो प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, कितने प्रकार की न्याय, तो 3 प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, ठीक है। किस तारीख को हमने अपनाया संविधान को, 26 नवंबर 1949 को। लागू किस दिन हुआ, 26 जनवरी 1950 को। आप कमेंट करके बताइए, 26 नवंबर को जब हमारा संविधान बन गया, तो 26 जनवरी का हम वेट क्यों कर रहे थे,
ये एक स्पेशल घटना है जिसकी वजह से हम 26 जनवरी का वेट कर रहे थे। तो आप अगर सर्च कर सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उनको हार्ट दूंगा, जिसका भी होगा उसको हार्ट दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे अमेरिका के संविधान में पहला संविधान ऐसा था जिसकी प्रस्तावना से शुरुआत हुई, ठीक है। यानी सबसे पहले प्रस्तावना का जो विचार था वो कहाँ आया, अमेरिका में। तो प्रश्न आपको याद रखना है कि प्रस्तावना का जो आरंभ हुआ, जो उद्भव हुआ, वो अमेरिका के संविधान से हुआ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को सॉरी पंडित नेहरू द्वारा पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपनाया। अब देखिए क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव का ही परिणाम था हमारा प्रस्तावना। तो 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, किसने प्रस्तुत किया था उद्देश्य प्रस्ताव को, नेहरू जी ने, पंडित नेहरू जी, ठीक है। तो इन्होंने प्रस्तुत किया और ये जो प्रस्ताव है वो पारित कब हुआ, इसका तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 दिसंबर को इन्होंने किया, लगभग सवा महीने एक महीने एक सप्ताह के पश्चात ये पारित हो गया 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। आप बताइए प्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये बताइए प्रथम संविधान सभा की बैठक ज़्यादा कुछ लिख नहीं सकते इस कलम से, काम चलाऊं ही लिखता है। तो प्रथम बैठक बताइए संविधान सभा की किस दिन हुई थी या तिथि क्या थी उसकी। चलिए, भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली, संविधान का दर्शन, भारतीय संविधान का सारांश, हमारे संविधान की पहचान, ये शब्द किसने बोला, ये वाक्य भारतीय संविधान के लिए किसने बोला, N.A. पालकीवाला, इनका नाम था N.A. पालकीवाला। इन्होंने ये बोला भारतीय संविधान का सारांश है प्रस्तावना, हमारे संविधान का पहचान पत्र है प्रस्तावना, भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है प्रस्तावना। देखेंगे आप पिछले वर्ष 2021 वाले पेपर में स्टेटमेंट वाले प्रश्न 2 आए थे, तो इसलिए आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि स्टेटमेंट वाले प्रश्न नहीं भूलने चाहिए। तो जो कुंडली बोला गया, पहचान पत्र बोला गया, ठीक है, दर्शन बोला गया, सारांश बोला गया, किसके द्वारा बोला गया प्रस्तावना को, ये पालकीवाला जी के द्वारा, N.A. पालकीवाला। देखिए, संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी यह कानूनों की संवैधानिकता की व्याख्या के लिए न्यायपालिका का मार्गदर्शक है, ठीक है। इसका मार्गदर्शक माना जाता है कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं संविधान में, आने वाले समय में कोई ऐसा कानून बनता है जिसको देख के अगर न्यायपालिका को निर्णय लेना है तो वो प्रस्तावना को सार मानती है, प्रस्तावना से उस चीज़ को सागर में से गागर निकल जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं, अब संप्रभु का मतलब क्या होता है। आप देखिए कुछ जो टर्म है ना, डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से आएंगे। तो संप्रभु क्या होता है, एक पूर्ण स्वतंत्र राज्य, किसी अन्य देश की डोमिनियन नहीं, डोमिनियन मतलब उसके अधिग्रहण में नहीं, उसके छत्र छाया में नहीं, हम स्वतंत्र हैं, ठीक। बाह्य और आंतरिक दोनों में संप्रभु, ऐसा नहीं है कि बाह्य किसी अमेरिका का या ब्रिटेन का या फ्रांस का हमारे ऊपर कोई अधिकार स्थापित है या फिर उसका कोई प्रभाव है। हम अभी जब ये यूक्रेन वाला मुद्दा आया तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर जयशंकर जी काफ़ी अच्छे स्टेटमेंट दिए, बहुत सारे ऐसे जिसमें भारत की छवि बहुत ही मतलब सशक्त राष्ट्र के रूप में, संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित हुई है, ठीक है। तो बाह्य और आंतरिक दोनों रूप में संप्रभु है। एक संप्रभु राज्य के रूप में भारत किसी विदेशी भूमि को अधिग्रहित कर सकता है अथवा किसी अन्य देश को अपना हिस्सा दे सकता है। जैसे देखो अभी बांग्लादेश में जो एक बॉर्डर डिस्प्यूट था मोदी जी के समय में, तो उन्होंने कुछ ज़मीन थी जो बांग्लादेश वाले क्लेम करते थे, कुछ ज़मीन थी इंडिया वाले, तो उन्होंने एक्सचेंज कर लिया। तो हम संप्रभु है तभी तो अपना ज़मीन दे दिए और उनका ज़मीन ले लिए। अगर संप्रभु नहीं होते, हमारे ऊपर ब्रिटेन या अमेरिका का अधिकार होता, कोई दबाव होता कि निर्णय वो लेंगे, तो हम नहीं दे सकते थे। वो बोलते नहीं देना है, तो पहले संप्रभु तो हम हैं, ठीक है। चलिए अब समाजवादी पे आते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया समाजवादी अवधारणा निदेशक तत्वों, जैसे 36 से 51 में है निदेशक तत्व, भाग कौन सा है कमेंट करके आप बता सकते हैं, तुरंत कमेंट करिए फटाक से। में पहले से विद्यमान थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसका स्पष्ट उल्लेख कर दिया। जैसे समाजवाद आप पढ़ेंगे ना जब क्या नीति निदेशक तत्व, तो उसमें समाजवाद को स्पेसिफाई किया गया है, लेकिन उसको और स्पष्टीकरण देने के लिए जो
संविधान संशोधन था 42वां 1976 में, समाजवाद शब्द को प्रस्तावना में रख दिया। भाई पहले ही देख लो, तुमको अंदर किताब झांकने की जरूरत नहीं है, बाहर ही देख लो, हाँ समाजवाद है हमारे संविधान में, तो इसके लिए रख दिया गया। चलिए, भारतीय समाजवाद मार्क्सवादी गांधीवादी दोनों का मिक्सचर है, लेकिन झुकाव किसकी तरफ ज़्यादा है? गांधीवादी मार्क्सवाद कह रहा हूँ, गांधीवादी समाजवाद की तरफ ज़्यादा झुकाव है। मिक्सअप दोनों का है, मार्क्सवादी और गांधीवादी दोनों समाजवाद का, लेकिन ज़्यादा गांधीवादी है। लोकतांत्रिक समाजवाद भी जिसे कहते हैं। मिश्रित आर्थिक मॉडल को अपनाया गया, जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। हम न पूंजीवादी हुए ना साम्यवादी हुए, हम दोनों को मिक्स कर लिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था बन गई। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। देखिए, ये भी जोड़ा गया था, ये भी जोड़ा गया था, अभी अखंडता भी जोड़ा जाएगा। तो आधारभूत ढांचे का भाग है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया। और सर्वोच्च न्यायालय 1974 धर्मनिरपेक्ष राज्य का उल्लेख 25 से 28 में किया गया है, ठीक है। और भारत का सकारात्मक पंथ निरपेक्ष, यहाँ सभी धर्म समान हैं, उन्हें सत्ता का समान समर्थन प्राप्त है। देखिए, अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ सभी धर्म समान हैं। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, ये देखिए, यहाँ पर सभी धर्म समान होने का मतलब क्या है। देखिए, जैसे अगर हम पश्चिमी देशों की धर्मनिरपेक्षता की बात करें, सेकुलरिज्म का, तो वहाँ पे मान लीजिए आप कोई सरकारी दफ्तर है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको किसी धर्म का जो साइन होता है, जैसे टोपी लगा के मुस्लिम जाएं, क्रॉस व्रॉस, मतलब जो धार्मिक जो भी पहनावे वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो नहीं करनी होती हैं। आप जब उस संस्था से बाहर होंगे तो जाके आपका धर्म होगा। उस संस्था में निहित होने के पश्चात आप धर्म शून्य हो जाते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत कहता है सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेंगे, वो हमारी पंथ निरपेक्षता है। हम सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेंगे, किसी को स्पेशली सपोर्ट नहीं करेंगे कि हम हिंदू को सपोर्ट करें, हम मुस्लिम को सपोर्ट करें। जो काम करेंगे सबके लिए करेंगे, तो वो हमारी पंथ निरपेक्षता अलग है। वो कहते हैं हम किसी को सपोर्ट ही नहीं करेंगे। सीधे आसान भाषा में समझो, भारत कहता है हम सभी धर्मों को सपोर्ट करेंगे, लेकिन समान भाव से। वो कहते हैं पश्चिमी देश की जो धर्मनिरपेक्षता है कि हम किसी को सपोर्ट ही नहीं करेंगे, रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब लोकतंत्र के बारे में तो जानते ही हो आप, सब विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र राष्ट्र के नागरिक हो, तो इतना तो जानते ही होंगे। लोकतांत्रिक जो है, लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत, सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में होती है। भाई प्रधानमंत्री भी कई बार पीछे हटना पड़ता है प्रधानमंत्री के निर्णय को। आप किसान मुद्दे पे देखा आपने, तो जनता का जब आप आक्रोश होगा, जनता का शासन कहने के लिए आप कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन डर तो सभी को बना रहता है। कितना बड़ा भी राजनेता हो, उसको इस चीज़ का भय रहता है कि कल ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसको गद्दी से उतार दिया जाएगा अगर बहुत ज़्यादा दुराचार हुआ तो, ठीक है। तो लोकतंत्र की ये बात है। अब मान लो राजतंत्र हो तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई किसी को उतार दे। अब जाओ किम जोंग उन को कोई मार के वहाँ कह दे कि हम लोकतंत्र स्थापित करेंगे, चाहे हम राजा बनेंगे, किसी को हो हिम्मत, मार देगा, तोप से लगा के भेज देगा, गिर जाओगे कहीं जाके। तो ऐसा सिस्टम यहाँ पे लोकतंत्र में ही है ना, कि जनता के हाथों में है, वोट डालेंगे हम, तुमको उतार देंगे गद्दी से। इसमें सम्मिलित है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, 3 प्रकार के लोकतंत्र को सम्मिलित किया गया है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। भारतीय लोकतंत्र प्रतिनिधित्वात्मक संसदीय लोकतंत्र है। कार्यपालिका अपने सभी कार्यों एवं नीतियों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार है। जैसे कार्यपालिका कौन होता है, देखो अब यहाँ पे भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता होती हैं। कोई टीचर सोचता है कि बच्चों को पता है, कोई ज़रूरी नहीं है, आप बेसिक बताइए। देखिए क्या होता है, अगर हम बात करते हैं विधायिका, शब्द आता है विधायिका, ये लिख नहीं पा रहा है या था हो जा रहा, रुकिए थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं कुछ बेहतर लिखने का। यहाँ पे हम लिखते हैं विधायिका। अब हम पूछते हैं आपसे कि विधायिका जो है वो कौन होता है, विधायिका में कौन लोग होते हैं। तो अगर हम केंद्र स्तर पे बात करेंगे तो इसमें 3 लोग होते हैं। कौन 3 लोग हैं भाई साहब, देखिए, एक होता है राष्ट्रपति अपना प्रेसिडेंट, दूसरा अपना होता है राज्यसभा, और तीसरा होता है लोकसभा। ये तीनों मतलब लोग मिलेंगे, लोग क्या, तीनों जो संस्था है उसके प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति, तो हमारा विधायिका का निर्माण होगा, ठीक है। अब देखो, ये है राज्यसभा, ये है लोकसभा, ठीक। इसमें से कुछ लोग यानी लगभग 15% टोटल जो संख्या होगी सदन की,
उसके 15%। लोकसभा के सदन की हम बात कर रहे हैं, ये ध्यान रहे, लोकसभा का जितना भी प्रतिमान जो 545 सीटें हैं तो उसका 15% मैक्सिमम 1991 में यह प्रावधान किया गया कि 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते हैं। तो 15% मंत्री बनेंगे, तो जो 15% मंत्री बनते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, जो क्या बोलते हैं, 4 तरह के मंत्री होते हैं, तो उनको हम कहेंगे कार्यपालिका। ठीक है, तो इन्हीं में से जैसे कुछ लोग राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो कार्यपालिका में आ सकते हैं, कुछ लोग लोकसभा के होते हैं वो कार्यपालिका में, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि जो लोकसभा और राज्यसभा का व्यक्ति नहीं है, उसका प्रतिनिधि नहीं है और वो आके मंत्री बन जाए, ऐसा नहीं है। बन सकता है, 6 महीने तक रहेगा पद पे, ठीक है, 6 महीने तक पद पे रहता है, उसके पश्चात वो पद से हट जाएगा अगर 6 महीने के अंदर वो दोनों में से कहीं पे अपनी सदस्यता का प्रतिनिधित्व नहीं किया। मान लीजिए राज्य, इसीलिए क्या होता है, कोई मंत्री ऐसे बड़े चेहरे होते हैं सरकार के, हार जाते हैं आम चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हार गए तो उनको राज्यसभा से लाया जाता है, मंत्री बना दिया जाता है, उसके बाद लास्ट में राज्यसभा से किसी सीट से खाली करवा के वहाँ पे चुनाव, क्योंकि वहाँ तो पता है कि कितनी सीटें किस राज्य में है, तो इतनी सीटें भाजपा की आने वाली हैं, इतनी सीटें सपा की आने वाली है, इतने कांग्रेस की, तो श्योर होता है, तो वहाँ से कोई दिक्कत नहीं होता, आराम से सीट पास करके वो चले जाते हैं। तो विधायिका कौन कौन है, सीधी सी बात समझिए, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर विधायिका बनाते हैं, और राज्यसभा लोकसभा के लोग ही विधायिका में से निकल के कार्यपालिका बनाते हैं। तो मान लीजिए जो इस 2 घर में से निकले हैं जो लोग, वो बनाए कार्यपालिका बने, तो भाई इनकी जिम्मेदारी तो रहेगी ना, ये विधायिका के प्रति जिम्मेदारी है इनकी। तो वही कह रहा है, जो भारतीय लोकतंत्र है उसमें क्या है, कार्यपालिका अपने सभी कार्यनीतियों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार है। ऐसा नहीं है कुछ भी मनमानी करेंगे, उनको जिम्मेदारी सदन के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति देनी होगी, उसे कहते हैं विधायिका। चलिए, भारतीय लोकतंत्र का घोषणा पत्र सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, आवधिक चुनाव, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कुछ आधारों पर भेदभाव की अनुपस्थिति। ठीक है, यहाँ पे वयस्क मताधिकार की बात कर रही है, यानी आप 18+ हैं, आप गूंगे हैं, बहरे हैं, अंगूठा छाप हैं, निहायती गरीब हैं, अंत्योदय कार्ड आपके पास है, कुछ किसी भी स्तर पे हैं, आप कुछ भी हैं, आपका वोटिंग लिस्ट में नाम आया तो आपको मतदान करने से भारत का ही नहीं दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। ये सकारात्मक मैं बात कर रहा हूँ, ना कि नकारात्मक रूप में। अगर उस तरह कोई चाहे तो मारपीट के 2 थप्पड़ मार के पुलिस वाला ही भगा दे कि नहीं करने देंगे, तो अलग बात है ना, लेकिन कानूनी रूप से आपको कोई रोक नहीं सकता है। 18 वर्ष के हैं, आपकी मतदाता सूची में नाम आया है तो आपको मतदान करने का अधिकार है। पहले ऐसा नहीं था कि वयस्क मताधिकार नहीं था, पहले स्पेशल कैटेगरी के लोगों को ही मतदान देने का अधिकार होता था। पहले की बात कर रहा हूँ, मतलब अंग्रेजी शासन व्यवस्था की बात कर रहा हूँ मैं। तो वयस्क मताधिकार, 18 वर्ष का व्यक्ति है वो राष्ट्र का प्रतिनिधि, अपने राज्य का प्रतिनिधि, या फिर कहें अपने स्थानीय जो विकास के क्षेत्र है उसका प्रतिनिधि चुन सकता है, उसको इतना अधिकार है। ठीक है, जैसे क्या होता है, कुछ लोग व्हाट्सएप में यूनिवर्सिटी में जोक मारते हैं ना, जोक आता नहीं है, वो कहते हैं कि भाई 21 साल का होने के बाद लड़कों की शादी होती है तो हमें अपनी वधू चुनने का अधिकार तो नहीं है 18 साल पे, लेकिन हम देश का प्रधानमंत्री और देश का जो भी मतलब मुख्यमंत्री अपने राज्य का चुन सकते हैं। तो काफ़ी मतलब जिम्मेदारी वाली चीज़ें हैं पत्नी को चुनना, जोक सपाटे चीज़ें। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान है जिसके माध्यम से किसी प्रस्ताव पर लोगों से सीधे मतदान के लिए कहा जाता है। जैसे देखिए क्या होता है ना, इसको कई बार होता है कि कुछ ऐसे बिल आ जाते हैं जिसपे सरकार को लगता है कि ये थोड़ा कुछ गड़बड़ है, जो पक्ष और विपक्ष है उसमें तालमेल नहीं हो रहा है, तो कहते हैं चलो जनता से पूछ लेते हैं। ठीक है, ब्रेक्जिट वाला मामला आप देखे होंगे, यूरोपियन कंट्रीज में जो यूरोपियन यूनियन है तो उसमें ब्रेक्जिट का मामला हुआ था, तो रेफरेंडम जिसे बोलते हैं, जनमत संग्रह हुआ कि कितने लोग ब्रेक्जिट में रहना चाहते हैं, कितने लोग बाहर जाना चाहते हैं, तो ब्रेक्जिट हो गए लोग। ठीक है, तो वैसे ही न्यूजीलैंड वगैरह में सभी देशों में कई सारे हैं जो छोटे छोटे देश हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें, लेकिन भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में ये सारी चीज़ें नहीं लागू हो पाएंगी क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है, कैसे हम कराएंगे, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। ठीक है, पहल वह प्रक्रिया जिसके तहत लोग विधायिका के समक्ष किसी कानून का निर्माण करने का प्रस्ताव रखते हैं। वापस बुलाना जो रिकॉल होता है, मतलब एक बार अगर किसी व्यक्ति को चुन के भेज दिया गया तो ऐसा नहीं कि वो 5 साल पहले हम रिकॉल नहीं कर, उसको रिकॉल करने की प्रक्रिया होती है, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। लोक राय,
किसी लोकहित के मुद्दे पर देश के नागरिकों की राय जानने के लिए आमतौर पर इसका उपयोग क्षेत्रीय विवादों को हल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन हैं और ये भारत में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए गणराज्य, दो प्रकार राजतांत्रिक गणराज्य ब्रिटेन और गणराज्य भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, दो तरह के। एक तो ब्रिटेन हो गया एक गणराज्य का। वहाँ गणराज्य क्या है? राजतांत्रिक। राजतांत्रिक मतलब वहाँ जो राष्ट्र का प्रमुख है, मान लीजिए राष्ट्र का जो प्रमुख बनेगा ये है जो भी, ठीक है, वो राष्ट्र का प्रमुख, वो राजा का ही कोई ना कोई उत्तराधिकारी होगा, वही राष्ट्र का प्रमुख होगा। भले उसको शक्तियां, जैसे कहने के लिए तो राष्ट्र का जो भारत का जो प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति है, कहने के लिए, ठीक है, कहने के लिए, ये सब देखो कहने के लिए होता है ना। अरे आप तो एकदम मतलब सर्वे सर्वा हैं, भले ही आपका कुछ नहीं है, आप बहुत बड़े ताना सूरवीर हैं, तो ऐसा है। तो राजा यहाँ पे राजा के वंश का ही राजा बनेगा। ऐसा कोई व्यक्ति तो है नहीं कि जो दूसरा उसके घर में ना पैदा हुआ वो कह दे हम राजा बनेंगे, ऐसा नहीं सिस्टम है। राजा का राजा, राजा का राजा, लेकिन इनके पास शक्ति नहीं होती, लेकिन कहने के लिए बहुत सम्मान वाली चीज़ें होती है कि आप रानी हैं, आप राजा हैं, देश के सर्वोच्च हैं, आपका साइन चाहिए। जैसे राष्ट्रपति को कोई भी बिल पास होता है साइन तो करना होता है, भले ही वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के करने पे कहता है, कहने पे करता है, लेकिन उसको करने का अधिकार तो वही है ना। दूसरा कोई उसके साइन थोड़े मार देगा, प्रधानमंत्री हम साइन मार देंगे, हम ज़्यादा पावरफुल है, नहीं ना, मानना तो राष्ट्रपति को ही है। वैसे ही राजा, तो वहाँ का जो गणराज्य है उसको राजतांत्रिक गणराज्य बोलते हैं। लेकिन भारत जैसे देश में और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है? गणराज्य लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसमें क्या होता है देखिए, जो राष्ट्र का प्रमुख पद होगा, सर्वोच्च पद होगा, उस पर आम नागरिक जाके पदासीन हो सकता है। ठीक है, रामनाथ कोविंद किसी राजा के लड़के नहीं हैं, अब्दुल कलाम जी किसी राजा के लड़के नहीं थे, प्रतिभा देवी पाटिल सिंह जी, प्रतिभा देवी पाटिल था, सिंह नहीं, मनमोहन कहाँ से मैं सिंह जोड़ दे रहा हूँ, प्रतिभा पाटिल जी किसी राजा की बेटी नहीं थी। तो ये सब लोग क्या हुआ कि जो भारतीय लोकतंत्र है उसकी गणराज्य की जो परिभाषा है, जो गणराज्य की जो कहें अच्छाई है, उस वजह से राष्ट्र के प्रमुख पद पर हो गए। तो ये है भारतीय गणराज्य। ब्रिटेन में कोई बन जाए, बन के दिखाए राजा, राष्ट्र का प्रमुख बन जाए, नहीं बन पाएगा। तो लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं है, वो गणराज्य राजतांत्रिक है। और भारत का गणराज्य, अमेरिका का गणराज्य क्या है? लोकतांत्रिक है। गणराज्य का अर्थ राजनीतिक संप्रभुता जनता में निहित हो रहा है। किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। विशेषाधिकार प्राप्त मतलब राजा ओजा का बेटा नहीं। अब कोई राजा हो, कह दे राजा हम हैं, फलाने मनिकापुर के राजा हैं, मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ, उपहास नहीं, मैं एग्जाम्पल बस वैसे मनिकापुर गोरखपुर के कहीं के भी राजा हों और वो कह रहे हैं हमको राष्ट्रपति बना दीजिए, हम तो राजा हैं, तो नहीं बन सकता ना। वो ब्रिटेन में जो प्रमुख राजा हैं वो बने, यहाँ नहीं चलेगा। तो किसी विशेष वर्ग की अनुपस्थिति। प्रत्येक सार्वजनिक कार्यालय तक सभी नागरिकों के लिए विशेष समान रूप से बिना किसी भेदभाव के पहुंच, यानी कोई भेदभाव नहीं है, किसी कार्यालय तक एक आम नागरिक पहुंच सकता है। अनुच्छेद 54 और 55 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जानकारी है, ये हम आगे पढ़ेंगे, तो इससे आपको ज़्यादा नहीं ध्यान देना है। गणराज्य का मतलब यही समझ लीजिए, भारत का गणराज्य लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतांत्रिक गणराज्य मतलब होता है देश का जो सर्वोच्च पद है वहाँ तक एक भारत का आम नागरिक पहुँच सकता है, बस जो टर्म एंड कंडीशन है राष्ट्रपति बनने की वो फॉलो करे। चलिए, यह रूस की क्रांति 1971 से लिया गया है। 3 प्रकार के न्याय हैं। जैसे न्याय जो परिभाषा है हमारी, ये कहाँ से लिया गया है? 1917 में रूस में क्रांति हुई थी, वहीं से न्याय की हमारी परिभाषा यहाँ पे प्रस्तावना में आई है। 3 प्रकार के न्याय की हमने बात की, प्रस्तावना में बताया, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। वितरणात्मक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय। ठीक है, देखिए बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग ना? देखिए अब कॉमेडी तो नहीं कर सकता मैं ना, लेकिन जो चीज़ें आप आज पढ़ लेंगे उसको रिवाइज करेंगे तो आप जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही करके आएंगे ना, उससे ज़्यादा आनंद कुछ मिलेगा ही नहीं। आप कॉमेडी में जो आनंद ढूंढते रह जाइए। मैं कुछ ऐसे टीचर्स को फॉलो करता हूँ जो भी है, चाहे प्रसाद धवन सर हों, चाहे मणिकांत सर हों, चाहे वो क्या बोलते हैं अपने गौरव गर्ग सर हों, तो ऐसे लोगों को मैं देखने के बाद मुझे लगता है हाँ कि टीचिंग होनी क्या चाहिए। आप ज़्यादा मस्खरा करके नहीं पढ़ा सकते, लेकिन लोगों को आजकल वही मजाक मस्ती चीज़ें हैं, 2-4 हम बोल दिए, कुछ रीजनल लैंग्वेज में बोल दिए, कुछ ढीठ टाइप का ठेठ बोल दिए, बस उसी में आनंदित हो रहे हैं। आप ये देखिए ना प्रोडक्टिविटी क्या है। आप आज पढ़ ले रहे हैं, 6 महीने बाद आपको चीज़ें याद करने पे आती हैं वो चीज़ें। चलिए हम सामाजिक पे आते हैं। सभी नागरिकों के साथ जाति, रंग, वंश, धर्म और लिंग के आधार पर
भेदभाव के बिना समान व्यवहार होगा, किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति होगी, वंचित वर्गों तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार। देखिए अभी न्याय का मतलब क्या है, यानी सामाजिक स्तर पे अगर आपके साथ कहीं भेदभाव किया जाता है जाति, रंग, वंश, धर्म, लिंग के आधार पे कि आप इस क्षेत्र के हो, आपको यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा। स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर का था, उसको भी हटा दिया गया। अब भारत के आप किसी कोने में जाके रहना चाहें आप रह सकते हैं। अगर आपको कोई भगाता है कि आप यूपी के हो, काहे तेलंगाना में आ गए, काहे ज़मीन ले रहे हो, तो आप जा सकते हैं न्यायालय में, न्याय मिलेगा आपको, इसका न्याय मिलेगा भाई, आपके संविधान में लिखा गया है, कोई नहीं रोक सकता आपको। तो यही है सामाजिक न्याय। किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, वही राजा वाली बात, हम राजा हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, नहीं कुछ नहीं राजा है भाई, कोई राजा वजा थोड़े है यहाँ पे। वंचित वर्गों तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार। वंचित वर्ग कौन सा होता है, जो सबसे नीचे तबका होता है, गरीब व्यक्ति, जिसे 2 टाइम की रोटी कमाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ता है, ठीक है, तो उनकी स्थिति में सुधार है। महिलाओं की स्थिति देखिए, आज से आप अगर 50 साल पहले चले जाओ, 50 साल पहले आप जाओगे तो महिलाओं की स्थिति में आपको बहुत चीज़ें सुधार दिखेंगी, जिसका एक बहुत बड़ा कारण हमारा संविधान ने जो प्रावधान किया उसके आधार पे हम धीरे धीरे महिलाओं का जो होगा विकास हुआ, महिलाएं शिक्षित हुई, महिलाएं समाज में भागीदारी की, तो इससे क्या होगा, महिलाओं का विकास होगा, उनकी स्थिति में सुधार होगा। जब महिलाएं जब पैसा कमा कर आएंगी तो उनको अधिकार होगा कुछ बोलने का, कुछ निर्णय लेने का। घरेलू महिलाएं कम काम करती हैं, एक से एक अर्थशास्त्रियों ने ये कहा है, जितने भी महान अर्थशास्त्री हुए हैं, यदि महिलाओं के कार्य को, जो महिलाएं कार्य करती है उसको देश की जीडीपी में अगर काउंट कर लिया जाए तो देश की जीडीपी का ग्रोथ हाईली हो जाएगा और अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। क्या महिलाएं जो घर की आपकी माताएं हैं, बहनें हैं, जो भी पत्नी हैं, जो भी, क्या वो कार्य नहीं करते हैं? सुबह 4 बजे से 5 बजे से उठ के रात के 10 बजे तक कार्य कर रहे हैं। पुरुष क्या करता है? पुरुष 8 घंटे की जॉब करता है। मैं किसी के जॉब को वो नहीं कर रहा हूँ कि मैं नारीवादी बन जाऊँ, झंडा लेके मेरे पीछे पड़ जाना, अरे ये तो आ गए फेमिनिस्ट आ गए, ऐसा कुछ नहीं। मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को, उनको रिकॉग्नाइज़ करो भाई, वो भी मेहनत करती है, खाना बनाने में भी समय लगता है, श्रम लगता है उसको, बर्तन, क्या वो काम अगर किसी के घर पे जाके वो महिला करती है तो उसको वेतन नहीं मिलता है 5,000 10,000 रुपये जो भी मिलेगा ना, सब काम अगर उतना देर तक का काम करे, सुबह से लेके पोछा ओछा सब कुछ करे, 5-10 हज़ार तो रुपये मिलेगा। लेकिन आप घर की महिलाओं को 1 रुपये देते हैं, वेतन तो नहीं होता है ना भाई उनको। अगर वेतन देने लगे तो 10,000 रुपये उसका वेतन में जाएगा, तो वो तो जीडीपी में ही काउंट होगा ना, सर्विस में, सर्विस सेक्टर है। ठीक है, चलिए वो सारी चीज़ें हम बहक जा रहे हैं मुद्दों से। तो यही है, महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। आर्थिक देखते हैं, आर्थिक कारकों के आधार पर भेदभाव की अनुपस्थिति होगी। ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं ऐसे स्थान पे गए हैं कि फलाने व्यक्ति हैं 100 बीघे के मालिक हैं और फलाने व्यक्ति हैं इनके पास 1 बीघा है, तो इनके लिए लगाइए बढ़िया से व्यवस्था। नहीं, सरकारी स्तर पे आपको समान व्यवहार करना ही होगा। अब आप कहेंगे नहीं भैया ये तो होता ही है, हमें तो बिठा दिया जाता है ज़मीन पे 1 बीघा वालों को, और जिनका 100 बीघा 200 उनके लिए कुर्सी लगती है। तो ये व्यवहार में चीज़ें हैं। व्यवहार में व्यक्ति कहें तो पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है, लाभ से ग्रसित होता है, लोभ से। इस वजह से वो चीज़ें होती हैं कि अरे 200 बीघा जोते हैं तो कुछ ना कुछ तो खर्चा पानी दे ही देंगे साहब, और 1 बीघा वाला का देगा, हमसे ही ले लेगा उल्टा, तो साहब के लिए कुर्सी लाओ, चाय पानी लाओ, तो ऐसी व्यवस्था होती थी। इसलिए इस चीज़ को समाप्त करना, धीरे धीरे चीज़ें समाप्त हो रही हैं। जैसे जैसे शिक्षा आएगा सब कोई अपना अधिकार रखेगा कि भाई आप इनको स्पेशल स्टेटस क्यों दे रहे हो, हम ज़मीन पे बैठे हैं भी ज़मीन पे बैठेंगे, या तो हम भी कुर्सी बैठेंगे। तो आर्थिक कारकों के आधार पर भेदभाव की अनुपस्थिति, संपत्ति, संपदा और आय की असमानता दूर करना। यानी संपत्ति और आय की असमानता को क्या किया जाएगा, दूर किया जाएगा। राजनीति में क्या होगा, सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार क्या होगा, यानी कोई व्यक्ति है उसके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कोई व्यक्ति है उसके पास खाने का खर्च ही नहीं है, बस उसका कैसे काम चल जाता है, कैसे गुजारा हो जाता है, सुबह शाम की रोटी मिल जाती है मांग के, मजदूरी करके, जैसे भी, तो वो भी विधायकी का चुनाव लड़ सकता है। शर्त क्या है, जो उसकी क्राइटेरिया उसको फुलफिल करे, जो उसको जमानत राशि के रूप में देना होता है उतना पैसा दे दे, उसे कोई रोक नहीं सकता है चुनाव लड़ने से। वो अपना वोट ही मारेगा, अकेला 1 वोट पाएगा, अपने परिवार का वोट, ठीक है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि तुम गरीब हो, तुम आर्थिक आधार पे बहुत पिछड़े हो, तुम मतलब चुनाव नहीं लड़ सकते। लड़ सकते हो, चुनाव लड़ो,
कोई नहीं रोकता। बस जो नियम है जमानत राशि है, वो भी आपका जो जमानत राशि होती है 1/6 जो टोटल मत होता है उसका 1/6 अगर आप पा जाते हैं तो आपका जमानत राशि लौटा दिया जाता है। अगर आप 1/6 से कम पाएंगे तो क्या होगा, आपकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। तो लोग कहते हैं जब बड़े बड़े लोगों के हस्तियों के सामने अगर कोई लड़ता है तो कहते हैं सबकी जमानत राशि जब्त हो गई। तो ऐसा सिस्टम होता है जमानत राशि। तो उतना अगर आपके पास पैसा है तो आप लड़ सकते हैं, कितने भी गरीब हो। तो आर्थिक आधार पर जो राजनीतिक अधिकार है, राजनीतिक पदों तक पहुंच की समानता होगी, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की समानता होगी। अमन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं स्वतंत्रता। थोड़ा सा हम स्पीड ज़्यादा करते हैं क्योंकि देखिए आप लोग का टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो थोड़ा जल्दी इसको हम कंपाइल करेंगे। स्वतंत्रता देखते हैं। देखिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए? फ्रांस की 1789 की क्रांति से। ये शब्द पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द का जो उल्लेख है वो विश्व की किस क्रांति से संबंधित है? तो आपको कहना है फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई थी, वहाँ से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की परिभाषा हमने अपने प्रस्तावना में रखी है। ठीक है। न्याय कहाँ से था? रूस की 1917 की क्रांति से। न्याय जो शब्द है वो रूस की 1917 की क्रांति से था। व्यक्तिगत गतिविधियों में रोक टोक की अनुपस्थिति, यानी व्यक्तिगत रूप में हम क्या कर रहे हैं, अगर वो अपराध नहीं है तो हमें कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। हम जो मन करेगा हम करेंगे। हमको मन करेगा नाच रहे हैं नाचेंगे, बस नाच के ऐसा ना हो कि अश्लीलता फैला रहे हैं, तब आपको पीटा जाएगा। तो आप अपराध ना कर रहे हो तो आपको कोई नहीं रोकेगा। जो संविधान आपके अधिकार दिया आपको रोकने का किसी का अधिकार नहीं है। व्यक्तिगत विकास के लिए अवसर प्रदान करना, यानी मुझे व्यक्तिगत विकास करना है तो अवसर मिले सरकार की तरफ से, शिक्षा का अवसर मिलता है, ये सारी चीज़ें होंगी। कौशल विकास का जो अभी कानून है, कानून क्या है यार, जो क्या बोलते हैं, योजना, कौशल विकास की योजना है, तो वो आपके व्यक्तिगत विकास के लिए किया जा रहा है। प्रस्तावना रक्षा करता है अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता के अधिकार का। स्वतंत्रता की सीमा, स्वतंत्रता से तात्पर्य यह नहीं कि आप कुछ भी किया जा सकता है, बल्कि स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग संविधान की सीमा में रहकर किया है। एक बहुत फेमस लाइन है कि आपकी स्वतंत्रता की सीमा वहीं तक है जहां अगले की स्वतंत्रता शुरू होती है। यानी आप अपने स्वतंत्रता के चक्कर में दूसरे की स्वतंत्रता बाधित नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन करने का, धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, ठीक है, लेकिन उस पर भी कुछ शर्त लगे हैं कि कब कब आपको धरना नहीं कर सकते हैं, कैसी परिस्थितियों में धरना नहीं। अब कहें तो धारा 144 लागू है और हम चलेंगे धरना करेंगे, कर्फ्यू लगा है हम धरना करेंगे, ये तो हमारा मूल अधिकार है। इतने लठ बजेंगे ना कि उठ बैठ नहीं जाएगा आपको, ठीक है, जो भी आपको नहीं, मतलब जो भी ऐसा कार्य करेगा, दंडात्मक कार्य। प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों में दी गई स्वतंत्रता निरपेक्ष है, इसमें कोई निरपेक्षता का कोई भाव नहीं है। चलिए समानता हम देखते हैं। इक्वलिटी, किसी भी प्रकार की विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, बिना भेदभाव के समान अवसर। बार बार कह रहे हैं कोई राजा नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सबको समान अधिकार मिलेगा संविधान की नज़र में। नागरिक समानता, विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 में दिया गया आर्टिकल जब पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो निषेध है, आप कोई भेदभाव नहीं कर सकता। तुम इस जाति के हो, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते हो, तुम क्लास में नहीं बैठ सकते हो, तो उनको पुलिस उठा ले जाएगी और न्यायालय उसको दंडात्मक कार्रवाई उनके साथ कर सकता है। तो अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोक नियोजन में अवसर की समानता मिलेगी, यानी अगर कोई व्यक्ति है तो सबको अवसर की समानता है, जो भी नौकरियां हैं, चाहे कोई भी स्तर की समानता हो। अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत नहीं, ये तालाब है, कुआं है, मेरा है, सार्वजनिक है, उसमें कोई छू नहीं सकता, पानी नहीं पी सकता है, कैसे तुम पानी पी लिए, तुम अछूत हो, ऐसा कुछ नहीं। इसका सबका, अगर ऐसा कोई करेगा तो उसको संविधान द्वारा, न्यायालय द्वारा दंड दिया जाएगा। उपाधियों का अंत, राजाधिराज, महाराज, विक्रमादित्य पधार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कोई उपाधि आपके नाम के आगे नहीं लगेगी, ठीक है। राजनीतिक समता, राजनीतिक समता धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी को मतदाता सूची में शामिल करने से मना नहीं गया। ये नहीं कि तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो, तुम क्रिश्चियन हो, सिख हो, तुम अनुसूचित जाति के दलित वर्ग से हो, तुम हरिजन हो, इस आधार पर किसी को मतदाता सूची से नहीं हटा सकते ना भाई। उसको मतदान देने का अधिकार दिया है सुप्रीम कोर्ट कर रहा हूँ, संविधान ने, तो तुम कैसे छीन सकते हो। तो इस आधार पर अगर कोई ऐसा करता है दुष्टता तो उसको भी दंड दिया जाएगा। आर्थिक समता क्या होती है?
महिलाओं और पुरुषों के लिए जीवन यापन के पर्याप्त साधन और समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 में ये देखने को मिलेगा, डीपीएसपी जिसको बोलते हैं, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, तो उसमें कहा जाता है समान कार्य के लिए समान वेतन। लेकिन आप गांव में देखोगे तो जाओगे तो आप पुरुष को जो मजदूरी करता है उसको 300 से 400 रुपये वेतन मिलेगा एक दिन का, महिला को वहीं 200 दिया जाएगा। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें आदर्श में ही रह गई, ज़मीनी स्तर पर नहीं है। लेकिन सरकारी कागज़ में कोई महिला क्लर्क बनती है तो उसको भी 20,000 सैलरी देना है, और अगर पुरुष बनता है उसको भी 20,000। कटौती करेंगे तो नहीं आपका चलेगा। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। और आपको एक चीज़ याद भी रखना चाहिए कि जो डीपीएसपी है वो बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आर्थिक समानता की बात प्रस्तावना में की गई है, इसलिए ये बाध्यकारी हो जाता है। चलिए, बंधुत्व, भाईचारे की भावना, एकल नागरिकता का प्रावधान भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है, यानी राज्य का अलग नागरिकता नहीं है, केवल एक ही नागरिकता है, देश की। अनुच्छेद 51A में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह धार्मिक, भाषाई क्षेत्र तथा वर्ग विविधताओं से हटकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करे। ऐसा बात तो प्रस्तावना में है, लेकिन आप जाएंगे तो कोई गुजराती यूपी वालों से नफरत करेगा, बिहारियों से नफरत करेगा, कोई महाराष्ट्र का है वो नफरत करेगा, क्या बोलते हैं, यूपी और बिहारी वालों से। क्या कोई यूपी वाला है वो बिहार वाले से नफरत करे, कोई बिहार वाला है हिमाचल वाले से, मतलब मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, तेलंगाना वाला है उसको बिहार से नफरत है, बिहार वाले को आंध्रा से नफरत है। ये कुछ विशेष लोग होते हैं, सभी नहीं है। आम जनमानस की ये विचारधारा नहीं है। कौन होता है? जिनको राज्य विशेष की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति करने कि अगर इनकी सरकार आ जाएगी तो इनको हम भगा देंगे, जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो नॉर्थ वालों को भगा देंगे, यहाँ से वहाँ काम नहीं करने देंगे, सब हमारे रोजगार को छीन लिए हैं। तो ये सारी चीज़ों को समाप्त करने की बात की जाती है कि आप राज्य की सीमा को छोड़ के आप देश की बात करो, तो आपका बंधुत्व बना रहेगा। ये जो शब्द है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। व्यक्ति की गरिमा को मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से सुनिश्चित किया गया। बंधुत्व शब्द जो है ये अखंडता के साथ ही जोड़ा गया है, तो वो दोनों शब्द एक ही हैं, 3 ही शब्द टोटल जोड़े गए हैं, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन सा? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, बंधुत्व और अखंडता, ठीक है। अखंडता को ही रोकने के लिए तो बंधुत्व चाहिए। प्रस्तावना संबंधित प्रमुख वाद, ये इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना और सर्वोच्च न्यायालय के वाद, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय। पहला वाद आता है बेरूवारी संघवाद। पूछा जाएगा प्रस्तावना से संबंधित प्रथम वाद किस सन में आया, कौन सा वाद था? तो वेरूवारी संघवाद था, 1960 में आया। प्रस्तावना संविधान में निहित प्रायोजनों को दर्शाती है। अनुच्छेदों में प्रयुक्त इसके शब्दों के अनेक अर्थ निकलते हैं। संविधान की व्याख्या करते समय इसकी सहायता ली जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये 1960 की बात हो रही है, जब बेरूवारी वाद कि ये संविधान का भाग नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद केशवानंद भारती जब 1973 में आता है तो प्रस्तावना संविधान का भाग मान लिया जाता है। तो पहले केस में जो प्रस्तावना संबंधित है उसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अंग नहीं है। और जो 73 का आता है हमारा केशवानंद भारती, जो मुद्दा बहुत ज़्यादा रहा है वाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती 1973 में आता है। मूल अधिकार का नाम प्रस्तावना से संबंधित है और मूल ढांचे का सिद्धांत इसी वाद में निकल के आता है कि मूल ढांचे में आपको डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते हैं। LIC ऑफ इंडिया वाद 1995 सर्वोच्च न्यायालय में पुनः माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। तो यानी वर्तमान में जो स्थिति है, संविधान का अभिन्न अंग है प्रस्तावना, ये याद रखिएगा। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, इसका निर्णय पहली बार केशवानंद भारती केस में हुआ 73 में। सर्वोच्च न्यायालय ने बेरूवादी संघ केस में 60 में बोला ही था कि भाई आप ये संविधान का अंग नहीं है, और उसको 73 में अपनी बात को बदल दिया। अनुच्छेद 368 के तहत यहाँ पे संविधान संशोधन होता है, विशेष जो कहा जाता है विशेष संविधान संशोधन, उसके आधार पर, ठीक है, विशेष बहुमत। तो ये मेरा जो कंप्लीट क्या बोलते हैं PPT था वो समाप्त हो चुका है, और इसमें प्रस्तावना से संबंधित आपके जो भी प्रश्न आने होते हैं वो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर चुका हूँ। आपको PDF चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप PDF लीजिए, रिवाइज कीजिए। और गारंटीड कहता हूँ, अगर आपके प्रस्तावना से प्रश्न किसी परीक्षा में पूछते हैं और उसमें इस वीडियो में मैंने नहीं कवर किया या फिर मैंने नहीं बोला है, तो आप हमें कमेंट करके या फिर मैसेज करके जैसे भी हमें ज़रूर बताइएगा। हम उसके लिए गारंटीड हैं, आपको गारंटी देते, जो कहेंगे वो होगा। आपको 1000 रुपये का इनाम दूंगा मैं। चलिए, जो कहेंगे नहीं। अगर आपको लगता है कि आपकी परीक्षा में आने वाली परीक्षाओं में ऐसे एग्ज़ाम नहीं पूछे जा रहे हैं प्रश्न,
तो 90% केस में 10% हो सकता है कुछ उठपटांग आ जाए, लेकिन 90% केस में आपके प्रश्न यहीं से आएंगे, इसी पीपीटी से आएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। यूपीएससी तक की चीज़ें यहाँ पे लगभग कवर हो जाती हैं, तो वनडे एग्ज़ाम और पीएससी तो हो ही जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, आप लोग अपना फीडबैक नहीं देते हैं, फीडबैक दिया कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमारे एफर्ट को, कि ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं। देखिए क्या होता है, हम भी लोग स्टूडेंट ही हैं और स्टूडेंट के साथ टीचिंग का काम करते हैं। कुछ प्रोफेशनल जो प्रॉब्लम है और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, उस वजह से कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बाधित हो जाती हैं। तो मोटिवेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। बस हमने कोई अभी पेड कोर्स तो लॉन्च किया नहीं है कि आपसे पैसे ले रहे हैं। तो बस यही चीज़ें हैं, आपसे हम जो भी है रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और आपको कोई शिकायत या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ट्विटर का मैं लिंक दे दूंगा, ट्विटर से जुड़ सकते हैं। किसी भी सरकारी या गैर सरकारी मांग को अपने न्यायपालिका के समक्ष, सरकार के समक्ष रखने के लिए वहाँ पे एक डिजिटल रूप में अपनी बातों को रखा जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।